हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके समझ प्रत्येक दिन के प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो महिला समानता दिवस है, जिसे हम वुमेन इक्वलिटी डे के नाम से भी जानते हैं, महिला समानता दिवस, तो ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 12 अगस्त, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 26 अगस्त और डी ऑप्शन है 22 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वुमेन्स इक्वलिटी डे, और ये मनाया कब जाता है? ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो 26 अगस्त को वीमेन इक्वलिटी डे या इसे हम महिला समानता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसे वीमेंस इक्वलिटी डे के नाम से भी जानते हैं। बात करें क्यों मनाया जाता है, तो अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को संविधान में संशोधन कर महिलाओं को भी वोट डालने के अधिकार देने की घोषणा हुई थी। यानी 26 अगस्त को ही 1920 में पहली बार अमेरिका में संविधान में संशोधन करके महिलाओं को भी वोट डालने के अधिकार देने की घोषणा हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस या फिर वीमेंस इक्वलिटी डे मनाया जाता है। यह जो दिन है या यह जो दिवस है, ये महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से हमारे समाज में समानता बनाए रखती हैं, उनका इस हमारे समाज में क्या योगदान है, उनको सम्मानित करना है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है। इन सभी बातों को जागृत करने के लिए, इन सभी बातों को एक दूसरे के लिए पहुंचाने के लिए ये जो दिवस है यह मनाया जाता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि जो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन कहाँ होगा या कहाँ किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में किया जा रहा है। चीन में कहाँ पर? तो चीन के चेंगदू में, यानी कि चीन का एक प्रांत समझ लीजिए चेंगदू है, तो चीन के चेंगदू में यह जो आयोजन है यह किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 अगस्त से हुई है और यह 25 अगस्त तक चलेगा। यानी कि 20 अगस्त 2024 से लेकर के 25 अगस्त 2024 तक ये जो आयोजन होगा ये आयोजन किया जाएगा। आगे बात करें, उत्तराखंड से 4 खिलाड़ी, जिनमें से आन्या विष्ट व अभिनव भंडारी तथा एंजल पुनेरा व योगेश सिंह देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि उत्तराखंड की से अगर बात की जाए तो वहाँ से 4 खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है आन्या विष्ट, अभिनव भंडारी, एंजल पुनेरा व योगेश सिंह। ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए हुए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद का 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि पश्चिमी भारत का जो क्षेत्रीय परिषद है इसका 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद का 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे अगर हम डिटेल से बात करें तो हाल ही में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के 38वें क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान यानी कि ICAI द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया। यानी किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान, जिसे ICAI के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा आयोजित किया गया। और कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इसको संबोधित इसको किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने इसको संबोधित किया। क्या कुछ फोकस रहा? तो फोकस रहा है विकसित भारत तो @2024 के रोड मैप पर, यानी कि कैसे जो भारत 2047 तक भारत को विकसित करना है, किस प्रकार से ग्रो करना है भारत को, ये इस पर मेन फोकस रहा। आगे बात करें तो यह पश्चिमी भारत क्षेत्रीय
परिषद का 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन है, यानी कि 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैक्सन होल संगोष्ठी 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी और डी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी जो है इसके द्वारा जैक्सन होल संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में जैक्सन होल संगोष्ठी 2024 का आयोजन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। पहली बार अगर पूछा जाए तो पहली बार इसका जो आयोजन है वह वर्ष 1978 में हुआ था, यानी 1978 में इसका जो पहला आयोजन है वो किया गया था। जैक्सन हॉल जो है ये आर्थिक नीति संगोष्ठी, यानी जैक्सन हॉल आर्थिक नीति संगोष्ठी, यह एक वार्षिक आयोजन है, यानी कि यह प्रत्येक वर्ष आयोजन इसका किया जाता है। विषय क्या रहा इसका? तो इसका विषय रहा मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता और संचरण का मूल्यांकन करना। ये इसका मेन विषय या थीम रही इसकी। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो इसका तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, यानी आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है इसके नाम से जानते हैं, तो इसके अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है राकेश चौहान, बी ऑप्शन है संजीव रैना, सी ऑप्शन है सुरेश रैना और डी ऑप्शन है राहुल रजगोत्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संजीव रैना है इनको आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकती हैं, ये है संजीव रैना जी और इनको ही आईटीबीपी का नया एडीजी यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी नियुक्त किया गया है। बात करें, यह वर्ष 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और यह भोपाल में बल के केंद्रीय मुख्यालय में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त, यानी कि भोपाल में जो बल है उसके केंद्रीय मुख्यालय में महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में ये नियुक्त हैं। आईटीबीपी के बारे में बात करें तो आईटीबीपी की जो स्थापना है वह 1962 कि चीन भारत युद्ध के बाद हुई थी, यानी 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तभी ये आईटीबीपी, इस युद्ध के बाद ही आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1962 में स्थापित 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से यह एक, यानी कि 1962 में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को स्थापित किया गया था, उनमें से यह आईटीबीपी एक है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई? तो ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है संचार मंत्रालय और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य के प्रचार प्रसार हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इसीलिए यह जो योजना है ये चालू की गई है। तो आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्रालय ने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? तो देश के छात्रों के बीच डाक टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु तो इसका जो शुरुआत की गई है और इस छात्रवृत्ति का जो उद्देश्य है वह बच्चों में छोटी उम्र से ही डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करना है, यानी कि जो डाक टिकट होते हैं उनको कलेक्ट करना का जो शौक होता है, इसको छोटी सी उम्र, बच्चों की छोटी सी उम्र में ही डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करना और छात्रवृत्ति का जो उद्देश्य है ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के कक्षा 6, 7, 8 व 9 के जो छात्रों के लिए यह शुरू किया गया है, यानी कि यह जो योजना है ये किसी भी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उसके कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं के जो छात्र हैं उनके लिए शुरू किया गया है। और इस छात्रवृत्ति राशि में अगर बात की जाए, इसमें छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी? तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में
श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए, यानी कि जो श्रीलंका में जो सिविल सेवक होते हैं उनके लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत के उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए जो 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम है वह भारत के उत्तराखंड के मसूरी में आयोजित किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है यह 19 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। आगे हम बात करें कहां पर किया जा रहा है तो उत्तराखंड के मसूरी के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में यह जो आयोजन है यह किया जा रहा है। इसमें श्रीलंका के 39 यानी कि 39 मिडिल कैरियर जो सिविल सेवक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि श्रीलंका के जो 39 मिडिल कैरियर सिविल सेवक हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है वह किसे मिला हुआ है? तो ए ऑप्शन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा और डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला हुआ है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे हम RGIA के नाम से जानते हैं, इसको इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार के रूप में इसको चुना गया है। बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह जो पुरस्कार है यह लगातार तीसरे वर्ष इसको यह पुरस्कार मिला हुआ है, यानी कि लगातार 3 साल से यह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार के रूप में चुना जा रहा है। बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह जो हवाई अड्डा है यानी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी कि 2022 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन है KS चित्रा, बी ऑप्शन है उत्तम सिंह, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है नेहा कक्कड़। तो वैसे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तम सिंह, क्योंकि इसमें वर्ष 2022 पूछा गया है, लेकिन वर्ष 2022 और 23 दोनों का एक साथ में जो यह पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार एक साथ में प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी कि KS चित्रा को 2023 के लिए और उत्तम सिंह को 2022 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, KS चित्रा को 2023 के लिए और उत्तम सिंह को 2022 के लिए जो लता मंगेशकर पुरस्कार है प्रदान किया गया। इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग अगर बात करें तो इसमें केवल 2022 की अगर बात करें तो उत्तम सिंह है और अगर 2023 और 22 दोनों मिलाकर के बात की जाए तो KS चित्रा और उत्तम सिंह इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। KS चित्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये यहाँ पर उत्तम सिंह है। KS चित्रा को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही मशहूर गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, कई सारी गजल्स इन्होंने गाई हुई हैं, कई सारी गजलें आपने इनकी सुनी भी होंगी, बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग भी गाए हुए हैं। तो हाल ही में जो पार्श्व गायिका हैं KS चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बात करें उत्तम सिंह को वर्ष 2022 के लिए तथा KS चित्रा को वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, यानी कि इनको प्रदान किया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1984 में हुई थी और इसमें 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, यानी कि इसमें राशि के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। शुरुआत 1984 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ICG की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ICG जहां भी आ जाए तो इसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में आप इसे जानेंगे, ठीक है। तो हाल ही में किसने ICG की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो ए ऑप्शन है सुमित प्रताप, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने क्या किया हुआ है? ICG की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। आगे अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह चेन्नई में नए अत्याधुनिक ICG सामुद्रिक बचाव समन्वय का उद्घाटन करेंगे, यानी कि इन्होंने चेन्नई में किया है इसका उद्घाटन और ये नए अत्याधुनिक ICG समुद्री बचाव समन्वय केंद्र होगा और इसमें जो भी
नए नए जो इक्विपमेंट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। बात करें इसके अतिरिक्त वह 2 अतिरिक्त प्रमुख सुविधा केंद्रों जिनमें चेन्नई में क्षेत्रीय सामुद्रिक प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। यानी कि इसके साथ साथ 2 अतिरिक्त जो है उन सुविधाएं हैं, उन सुविधा केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें चेन्नई में क्षेत्रीय सामुद्रिक प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो इस प्रकार से आज के हमारे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ये आगामी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन और या वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।